हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कवर करेंगे विजन आईएएस मंथली मैगज़ीन का जून एडिशन 2024। और ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है जून पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी। और ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है GS2 के पर्सपेक्टिव से, दोनों मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो ये क्यों है न्यूज़ में हम जान लेते हैं। अभी अभी रिसेंटली जून 2 को 10 ईयर हो गए हैं तेलंगाना बने हुए, तेलंगाना एज ए स्टेट बने हुए। ठीक है, इसके बारे में हम और जान लेते हैं, क्योंकि हमें इससे फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे थोड़े मेंस में लिखने के लिए। कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश को बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड तेलंगाना, जिसकी कैपिटल रहेगी हैदराबाद। ये जो मूव है सेपरेट तेलंगाना स्टेट की, ये किससे मोटिवेटेड थी? ये रीजनल इनइक्वालिटी डेवलपमेंट में। देखो, जब भी एक स्टेट अलग होने की मांग करता है उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उनमें से एक रीज़न रहा है कि रीजनल इनइक्वालिटी हो रही थी डेवलपमेंट में, है ना। कुछ कुछ रीजन्स में डेवलपमेंट इक्वली नहीं हो रहा था। और यही एक रीज़न रहा था छत्तीसगढ़ का भी, जब वो MP मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, द मूव फॉर द सेपरेट तेलंगाना स्टेट, ये दिस आई हैव टोल्ड यू। रिसेंटली अभी भिल ट्राइब भी डिमांड कर रही है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, एक इंडिपेंडेंट ट्राइबल स्टेट के लिए, जो कि कहलाएगा भिल प्रदेश, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्से से बनेगा। अब क्या हम कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं नए स्टेट बनाने के लिए, या फिर बस डिमांड उठती है और हम बिल पास करते हैं और स्टेट बन जाता है? ऐसा होता है, चलिए देखते हैं। तो भाई, हमारे यहाँ हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है ना। आई होप आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी होगी। आर्टिकल 3 जो है उसमें प्रोविजंस है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट को लेकर, और अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स को लेकर। एज पर दिस, जो पावर है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में बाय लॉ, जहाँ पर भी बाय लॉ आ जाएगा उसका मतलब होगा कि ऑर्डिनरी लॉ, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ। मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, है ना। ऑर्डिनरी लॉ से एक नया स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट के टेरिटरी को अलग करके, या एक, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के एक स्टेट भी बना सकता है, या बहुत सारी स्टेट्स के कुछ कुछ पार्ट्स बना के भी एक स्टेट बना सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से एक स्टेट बना सकता है। फिर आर्टिकल 3 ऑल्सो डिस्कस अबाउट प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, कि ऐसे बिल को, है ना, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में, पर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन, है ना। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इम्पॉर्टेंट है क्या? आर्टिकल 3 के अंडर ये क्वेश्चन आ जाएगा अगर प्रीलिम्स में, तो आप इसको सही करेंगे कि यस, प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज़ नेसेसरी, सॉरी, है ना। फिर ये हमारा एक प्रीलिम्स का पॉइंट हो गया। फिर हमारा एक है कंसल्टेशन विद स्टेट लेजिस्लेचर। इस बिल को रिकमेंड करने से पहले, जो कि उस एरिया को अफेक्ट कर रहा है, बाउंड्री या नेम को अल्टर कर रहा है किसी भी स्टेट की, प्रेसिडेंट को रेफर करना होगा उस बिल को स्टेट की लेजिस्लेचर को, ताकि वो अपना व्यू बता सकें, और एक स्पेसिफाइड टाइम में है। अब वो स्पेसिफाइड टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट विल डिसाइड।
ठीक है, पार्लियामेंट क्रिएट अ न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन दैट इज विथ सिंपल मेजॉरिटी। दिस आई हैव टोल्ड यू हियर ओनली। अब क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ आंध्र प्रदेश, इंडिपेंडेंस के बाद आंध्र प्रदेश जो था वो पहला स्टेट था जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था 1953 में, है ना। और इन सब के बारे में हम जानते ही हैं पोटी श्री रामुलु के बारे में कि इन्होंने बहुत फाइट किया था और शायद इनकी डेथ भी हो गई थी अनशन पे बैठे बैठे, है ना, आई रिमेम्बर। फिर अब ये हमारे मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि न्यू स्टेट की डिमांड्स को ड्राइव करते हैं, स्पेशली इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पहला है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, दूसरा है रीजनल डिस्पैरिटीज स्पेशली इन डेवलपमेंट, कल्चरल आइडेंटिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। लिखो, लैंग्वेज हमें मालूम है कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज हैज़ बीन वन ऑफ द, देखो हम जब लिखेंगे ना ये हमारे मेंस में कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही हमारा आंसर ऑथेंटिक लगेगा। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी के कारण हमारा जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो अलग हुए थे 1960 में, ठीक है, क्योंकि गुजराती और मराठी स्पीकिंग स्टेट्स थे। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ जैसे डिमांड फॉर विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये एक एग्जाम्पल है। छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था एमपी से, ये भी एक रीज़न है कि अंडर डेवलपमेंट होता है किसी किसी स्पेसिफिक रीजन्स का, जिनके कारण वो रीजन्स पिछड़े रह जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि भाई हमें एक अलग स्टेट दे दो, हमारा खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो हमारा खुद का एक रीजन जो है वो डेवलप कर पाएगा। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़, है ना। बार बार आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दैट क्योंकि आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर कल्चरल आइडेंटिटी वे, इसका तो भाई हर आए दिन हमारे यहाँ कहीं बोडोलैंड की डिमांड हो रही है तो कहीं कुछ की डिमांड हो रही है, तो ये कल्चरल आइडेंटिटी के पीछे होती है। बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सके, प्रिजर्व कर सके उनके एथनिक सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी को। उसमें लैंग्वेज, रेस, कस्टम्स भी शामिल है ना। इसका एग्जाम्पल है बोडोलैंड रीजन ऑफ असम has been raised mainly on the issue of distinct tribal culture। जो बोडोलैंड की डिमांड है वो किस पर हो रही है, मेनली डिस्टिंक्टिव ट्राइबल कल्चर के कारण हो रही है, ठीक है। फिर है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। स्मॉलर स्टेट्स जो है उनमें गवर्नेंस बहुत एफिशिएंसी जो है गवर्नेंस की वो बढ़ जाती है। इसलिए लोग बाग सोचते हैं कि भाई अगर हम बड़े स्टेट में हमारा अंडर डेवलपमेंट हो रहा है और हम उस अपने आप अलग स्टेट बना लेंगे, छोटा सा रहेगा, तो हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, है ना। जैसे कि अब एक एग्जांपल देखें कि डिमांड ऑफ हरित प्रदेश फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। आई होप आप इस सब को प्रोसेस कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से, आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है फ़िलहाल तो। फिर हम देखते हैं क्या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड, तो जी हाँ बिल्कुल है। बेरूबाली यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि जो पावर है पार्लियामेंट की किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करने की अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन और सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। अब ये प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आप आर्टिकल 3 के अंडर क्या किसी भी इंडियन टेरिटरी को फॉरेन टेरिटरी को सौंप सकते हैं, तो नहीं। बेरूबारी यूनियन केस में एक साफ कहा है कि नहीं, आर्टिकल 3 के अंडर इसका आर्टिकल 3 ये पावर नहीं देती है कि आप अपनी इंडियन टेरिटरी को, किसी भी इंडियन के हिस्से को किसी भी फॉरेन एंटिटी के हाथ सौंप सकें, ठीक है।
ये कब होगा? ये आर्टिकल 368 को अमेंड कर कर ही होगा। अगर आपको कुछ भी अपना इंडिया का पार्ट देना है तो आपको उसको बाय लॉ नहीं कर सकते सिंपल मेजॉरिटी के साथ, आपको आर्टिकल 368 के अंडर करना होगा इसको। फिर नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 जो है वो भी इसके बारे में बात करता है और एनैक्ट किया गया था, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन टेरिटरी टू पाकिस्तान। देन है हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और कमिटीज़। ये हम लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ रखी है, आई होप आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी कि एस्केदर कमीशन 1948 क्या रिकमेंड करती है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एस्केदर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बारे में, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर में। ये पेयर अप करने को आ सकता है प्रीलिम्स में। आजकल आपने 2024 का प्रीलिम्स पेपर देखा ही होगा, कितना फैक्चुअल था वो, है ना। तो अब हमें फैक्ट्स के ऊपर भी बात करनी होगी, वो भी बहुत सिंपल फैक्ट्स। हमें ये लगते हैं कि अरे ये तो इतना सिंपल फैक्ट है, ये आ नहीं सकता है, नहीं, लेकिन अगर आ गया ना तो बस आप अपने 2 मार्क्स जो है ना वो लो हैंगिंग फ्रूट के होने के बावजूद भी आप उनको मिस कर देंगे, है ना। तो जेवीपी कमेटी किसके बारे में बात की गई थी, है ना, वो उन्होंने भी लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन है फजल अली कमीशन 1953। उन्होंने 4 फैक्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए थे, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल। ठीक है, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। फिर फजल अली कमीशन रिकमेंडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज़। कितनी? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ को बनाने के लिए रिकमेंड किया था फजल अली कमीशन ने। पार्लियामेंट इम्प्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन कौन से एक्ट के थ्रू? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, अब क्या क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स वायबल है या नहीं है, इसमें मीन्स में क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग उसको देखते हैं कि वायबल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर देखते हैं कि भैया अगर हम स्टेट बनाते तो हमने ऊपर भी देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाता है। तेलंगाना जो है जब वो बना ना तो उसके वाटर रिसोर्सेज को वो अच्छे से यूज़ कर पा रहा था, जिससे पैडी का प्रोडक्शन, धान है, वो अच्छे से उगने लगी और फिर बस इकोनॉमिक बूम हो गई। इनोवेशन को भी लीड करता है। स्मॉलर स्टेट्स जो है वो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ज़्यादा गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी को लेके। ठीक है, जैसे कि केरला गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन 2023 में, जिससे, क्योंकि देखो छोटा स्टेट है तो अगर उन्होंने ये स्टार्ट किया है तो अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। और अगर यूपी जैसा स्टेट है तो भाई कितना सारा तामझाम करना होगा, तब जाके कोई भी मिशन उन लोगों को लॉन्च करना होगा, तो इतना हेक्टिक कौन ले। तो छोटे स्टेट्स में ये पॉसिबल हो जाता है। फिर ट्रेड है। स्मॉल स्टेट्स जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा जो है वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं बड़े स्टेट के कंपैरिजन में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एटसेट्रा के कंपैरिजन में। ये कौन? ये हम नहीं कह रहे हैं या आप नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2016 एंड 17। फिर देखो, आप जब भी ये लिखेंगे ना तो आप इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ऑथेंटिक लगेगा, है ना। तो ये आपको एक एज देगा अच्छे मार्क्स हील करने में। फिर है बेटर डेवलपमेंट। जब छोटे स्टेट्स होते हैं ना तो डेवलपमेंट अच्छा होता है, और बड़े स्टेट्स में क्या होता है, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो ग्रो करती हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देख लें, उत्तराखंड में पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज़ डिक्रीज्ड, ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। और ये कौन कह रहा है? ये नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कह रहा है 2023 का। ठीक है, फिर क्यों नहीं बनाना चाहिए हमें स्मॉलर स्टेट्स, हम ये भी देख लेते हैं। भाई इकोनॉमिक स्ट्रेन आता है जब भी आप कोई भी एक नया स्टेट बनाएंगे, उसको कैपिटल देंगे, उसकी कैपिटल बनाएंगे, उसकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चेंज करेंगे, कितना पैसा लगेगा। हाँ, आपको मालूम है एक प्लेस का नाम जब चेंज होता है ना, फॉर एग्जांपल अभी भोपाल में
एक हबीबगंज करके स्टेशन है, उसका नाम उन्होंने रानी कमलापति रखा हुआ है। तो ये इतना इजी नहीं होता है कि वहाँ जाके बोर्ड चेंज कर दो, नहीं, उधर तक जाने वाली ट्रेन्स का नाम चेंज होगा, और जहाँ जहाँ पर वो हबीबगंज का मेंशन है उस डायरेक्टरी को मिटाना होगा, उस प्लेस की, है ना, उसको ऑथेंटिक बनाना होगा। तो इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। इसका एग्जाम्पल है कि अभी तेलंगाना की जो कैपिटल अमरावती कर रहे हैं उन लोग, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है। फिर है रिसोर्स अलोकेशन, उसमें बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जब आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ था, तो कृष्णा रिवर के वाटर को लेके बहुत डिस्प्यूट हुआ था। फिर बाउंड्री डिस्प्यूट भी होता है ना, इसमें पॉलिटिकल एजिटेशन भी बहुत होते हैं, लोग बाग डर्टी पॉलिटिक्स भी बहुत खेलते हैं। ड्राइंग न्यू स्टेट बाउंड्रीज कैन लीड टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, है ना, आसपास की रीजन में भी टेंशन हो जाती है। जैसे कि बेलगावी डिस्प्यूट जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में अभी तक है। फिर है पंडोरा बॉक्स। पंडोरा बॉक्स समझते हैं आप? मुसीबतों का पिटारा टाइप्स, है ना। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब यह है कि अब आप पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक स्टेट की डिमांड सुन ली तो फिर बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, नहीं हमारा स्टेट भी बनाओ, हमारा स्टेट भी बनाओ, है ना। तो इसलिए ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में ले लेते हैं लोग। क्या कोई वे अहेड है इन सब प्रॉब्लम्स का? ऑफ कोर्स है ना। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। डेवलपमेंट कि इक्विटेबल डेवलपमेंट करो ना ऑल रीजन्स का, ताकि अंडर डेवलपमेंट के चलते बहाने को लेकर बाकी स्टेट्स डिमांड ही ना करें। जो रीजन्स कम डेवलप हो रहे हैं किसी भी स्टेट में, वहाँ ध्यान दिया जाए, है ना। सबकी ग्रीवांसेस का एड्रेस किया जाए, रिड्रेस किया जाए। फिर एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए, क्रिएशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई ये डिमांड कहाँ से उठ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और कैसे इसको केटर किया जा सकता है। फिर इकोनॉमिक वायबिलिटी, नो न्यू स्टेट शुड बी क्रिएटेड। जब तक स्टेट ना बना जाए तब तक जो कॉस्ट आने वाला है नया स्टेट का, वो 60% वो खुद बियर ना कर सके, है ना। 60:40 हो, कि सारा का सारा सेंटर का पैसा ना जाए कोई नया स्टेट बनाने के लिए। 60% कॉस्ट जो है वो खुद स्टेट बियर कर सके। फिर क्लियर गाइडलाइंस, डेवलप क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। किस पे फोकस करे? जो इकोनॉमिक और सोशल वायबिलिटी पे फोकस करे, ना कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। क्योंकि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स में पॉलिटिकल कंसिडरेशंस बहुत रहते हैं। सब अपनी पॉलिटिक्स की रोटियां सेकना चाहते हैं उसमें, कि भाई अभी हम यहाँ पे तो सीएम नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन उस रीजन में हमारी बहुत पकड़ है, अगर हम वहाँ पे नया स्टेट बना दें तो हम वहाँ के सीएम हो जाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी होती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने देख लिया है डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स को, दोनों मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। और आई होप कि आपने नोट्स बनाए होंगे साथ ही साथ में, जिससे आपके ये GS2 के करंट अफेयर्स के नोट्स अभी बन गए होंगे। और जब आप मेंस लिखेंगे 25 में, तो आप मेंस 365 पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उस टाइम पे आप भागेंगे नहीं। और आपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी नोट्स बना लिए होंगे, जिससे आपको बाद में जो करंट अफेयर्स की जो भाग दौड़ करनी होती है ना, आखिरी में बच्चे जनवरी फरवरी के अराउंड भाग रहे होते हैं, करंट अफेयर्स नहीं हुए, तो वो आपको पैनिक नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक यू। और हमने देखा है हमारे सब्सक्राइबर्स 8 हो गए हैं, तो जो भी अभी 2 नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनको थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ।